अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक और इस चैप्टर का हम लेक्चर 2 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं और हमने क्या निकालना है, हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें पता है अरिथमेटिक मीन निकालने को इस तरह हमारे पास जो शक्ल लिखी होती है एक्स और एस के ऊपर बार ऐसे लगी हुई होती है, इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। और ये फार्मूला है, ये बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के। ठीक है ना, समेशन एक्स ओवर एन के ये बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है हम लिख देते हैं फॉर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि डायरेक्ट मेथड से करो। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें ये फार्मूला ही चाहिए होता है। तो x हम इस पूरे डाटा को कह देते हैं 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। ठीक है, x हमें डाटा गिवन है, जो हमें गिवन है हमने उसको x कह दिए है क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। तो डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x, समेशन किससे निकला है, समेशन सम से निकला है। सम का मतलब क्या होता है, जमा करना है, यानी जो x हमें दिए हुए हैं इनको हमने जमा करना है तो वो हमारा समेशन x होगा। तो हम इनको प्लस करके देखते हैं, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 और प्लस 45। तो ये समेशन एक्स हमारे पास निकल आएगा जो कि है 196। कैलकुलेटर उठाओ, इनको सबको ऐड करो तो वैल्यू जो निकलेगी वो 196 ही निकलेगी। ये हमारा समेशन एक्स है, जो हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, जिसको हम एक्स बार कहते हैं, वो है समेशन एक्स ओवर एन। एन से क्या मुराद है, एन तादाद मुराद है, जितना हमें डाटा दिया हुआ है उसकी तादाद, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ डाटा है वो हमारा n होता है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n हमारे क्या हो गए, n हमारे पास 8 हो गया। यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो n इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमने इसको गिना काउंट किया तो ये 8 निकला। हमारे पास अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए वो है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x हम निकाल चुके हैं जो कि 196 है और n भी हमें पता है कि टोटल जो तादाद है वो 8 है। तो यहाँ n की जगह पे 8 कर देंगे, 196 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24.5 और ये हमारा आंसर है। कैलकुलेटर पे 196 को 8 पे डिवाइड करो तो आंसर 24.5 ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है। इन सब को हम x के बराबर कर देंगे जैसे यहाँ किया फॉर डायरेक्ट मेथड x। ये डाटा, उसने डाटा हमें दिया हुआ है, तो जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड के लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो है समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास, हम इन सब को अगर जमा करेंगे तो वो बनेगा 20 और 30, 2030 बनेगा अगर इन सब को हम जमा करेंगे, क्योंकि समेशन x से मुराद है ये सारे x हैं। तो समेशन x का मतलब है इन सब को आप ऐड करो, सम करो। ठीक है ना। तो 20 30 को आप डिवाइड करोगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो तादाद है वो 7 है। 20 30 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे जो अरिथमेटिक मीन हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 290। आप कैलकुलेटर उठाओ, 20 30 को यानी 2030 को 7 पे डिवाइड करो तो आपका आंसर निकलेगा 290 और ये हमारा अरिथमेटिक मीन है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो मैंने नहीं लिखा, आपके पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है,
यही बुक जो 10 क्लास की है, इसमें पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज। ये जो डाटा दिया हुआ है 9 से लेके 5 तक, 9, 11, 4, 5 और आखिर में है 6, 9, 5 जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज़। मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ में जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी कितनी तादाद है। किसी फैमिली में बच्चों की तादाद 9 है, किसी फैमिली में बच्चों की तादाद 11 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, और इसी तरह आगे भी बहुत सारे हैं जो मैंने नहीं लिखे, डॉट डॉट लगा दिए। और आखिर में किसी फैमिली में बच्चों की तादाद 6 है, किसी में 9 है और किसी में 5 है। ये डाटा हमें दिया हुआ है। फिर उसने आगे कहा है कि फाइंड मॉड एंड मीडियन। हमने मॉड और मीडियन को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मॉड और मीडियन को फाइंड आउट करना है और ये हमें डाटा दिया हुआ है। और ये डाटा क्या है? ये डाटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है मुख्तलिफ फैमिलीज़ में, कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ में कितने कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अरे डाटा लिख देंगे। अरे का मतलब है अरे अरेंज से निकला है, अरेंज तरतीब करना, तरतीब से लिखना। तो डाटा क्या दिया हुआ था? पहले 9, फिर 11, फिर छोटी वैल्यू आ गई, फिर बड़ी वैल्यू आ गई। ऐसे ही मिक्स डाटा था, रा डाटा था। रा डाटा ऐसे खाम माल था जिसकी कोई तरतीब नहीं थी, तो उसको हमने अरे किया। अरे यानी कि हमने तरतीब से लिखा। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी 2, उसके बाद 3 जो है वो टोटल 3 मरतबा आ रहा था। ऐसे 3 फैमिलीज़ थी जिसमें 3 बच्चे थे। तो 3, 3, 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 4 बच्चे टोटल 6 फैमिलीज़ के थे। 6 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके 4 बच्चे थे, ठीक है ना। इसी तरह हमने पूरी तरतीब में डाटा लिख दिया। पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एंड में जाके 12 बच्चे। सिर्फ देखें 12 अकेला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 12 एक ही फैमिली ऐसी थी जिसके 12 बच्चे। ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी फैमिली है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि 12 बच्चों को पाल सके तो एक ही फैमिली थी जिसके 12 बच्चे थे, ठीक है। अब हमने अरे जब कर लिया डाटे को, अब हमने मॉड निकालना है। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी जो वैल्यू इन डाटा, जो हमें डाटा गिवन होता है, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, ये है तो डाटा। जो पहले क्वेश्चन में हमें डाटा लिखा हुआ था वो रॉ डाटा था, अरेंज नहीं हुआ था, बस ऐसे ही डाटा लिखा हुआ था। लेकिन ये भी डाटा है, लेकिन हमने इसको अरेंज कर दिया है, तरतीब बिल्कुल ठीक रख दी है। सबसे पहले छोटी वैल्यू है और एंड में बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। अब मोड से मुराद ये है कि सबसे जो ज़्यादा वैल्यू डाटा में आई है, ठीक है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा। तो 2 जो है वो सिर्फ 1 मरतबा आया है, तो 2 को बिल्कुल नहीं आएगा। 3 3 मरतबा आया है। 4 देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मरतबा 4 आया है, ठीक है ना। तो आप देखें 6 मरतबा और कौन सा आया है? ये 4 मरतबा, ये 3 मरतबा, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 मरतबा, ये भी छोड़ दिया, ये भी 5 मरतबा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मरतबा, ये 2 दफ़ा, यानी ये 9 और 4, ये भी 6 मरतबा आया है और ये भी 6 मरतबा आया है। यानी कि 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 4 बच्चे हैं और 6 ही फैमिलीज़ हैं जिनके टोटल 9 बच्चे हैं ठीक है ना। तो मोड का मतलब होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। तो मोड को इस तरह शो करते हैं, ये दें टोपी पहना दे एक्स के ऊपर, तो ये मोड को शो कर रहा है। तो मोड हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, तो मोड क्या हो गया? 4 and 9। तो 4 and 9 ही हमारा आंसर है। ये हमारे पास मोड निकल आई है और मोड को हम इस तरह शो करते हैं, उसको टोपी पहना देते हैं, ठीक है ना। तो वो 4 और 9 है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ बन रही थी, जो सबसे ज़्यादा थी वो भी 6 मरतबा था, ये भी 6 मरतबा, तो हमने दोनों वैल्यूज़ लिख ली। अब मीडियन के लिए हमने क्या निकालना है? एक तो मीडियन को देखें, मीन को मैंने बताया है कि किस तरह, ऐसे सीधा ये हमारा मीन है। जो मीडियन है उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और जो मोड है उसमें हम इसको टोपी पहना देते हैं। ये मीन है, ये मीडियन है और ये मोड है, ठीक है ना। मोड को हमने टोपी पहना दी है, मीन मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करा चुकी हूँ। अब मीडियन है तो मीडियन में ऐसे इस तरह की शक्ल की जब शक्ल बनी हुई होती है एक्स के ऊपर, तो ये मीडियन को जाहिर कर रही होती है, ठीक है। तो मीडियन से पूरा आता है n+1/2। ये फार्मूला ही आप याद कर रहे हैं, ns टर्म, ठीक है। ये
n+1/2 जो फार्मूला है कि n+1/2th टर्म, हमने पूरे डाटा में ये वाली टर्म देखनी है। तो पहले हम n को देखते हैं कि n हमारे पास क्या है। तो n से क्या मुराद है, n हम गिनती करेंगे कि टोटल कितनी वैल्यूज़ आई हैं। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। चलें 38 वैल्यूज़ हैं n की, यानी जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो तादाद है वो 38 है। तो मीडियन का फार्मूला है n+1/2 टर्म। तो n हमारे पास क्या है, वो 38 है, ये हमें पता चला है, यहाँ लिख दो क्योंकि n हमारे पास 38 है। 38 + 1/2 से क्या मुराद है, 39/2। 39 को आप जब 2 पे डिवाइड करोगे तो 19.5 से क्या मुराद है कि 19वीं और 20वीं के बीच में, 19वीं और 20वीं के बीच में। तो 19वीं और 20वीं के बीच में तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब होगा 9 टर्म, यानी 19th टर्म और प्लस 20th टर्म। तो 19.5 का मतलब है 19वीं और 20वीं को हम 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है ना। 19वीं और 20वीं टर्म को जब ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19.5 टर्म आ जाएगी। अब यहाँ हम गिनते हैं कि 19वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19वीं टर्म है, और 7 ये 20वीं टर्म है, 19वीं और 20वीं टर्म। तो 7 + 7 देखें हमारे पास जो टर्म बन रही है वो 7 है, और 20वीं भी 7 है। तो 7 + 7/2, 7 + 7 14/2, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7, और ये हमारा मीडियन है। तो यहाँ मैं खुला करके लिख देती हूँ, हमारा जो मीडियन निकला है वो 7 निकला है, और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 136 पेज पे है, और वो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, आपके पास बुक है, मेरे पास बुक है, तो हम पढ़ लेते हैं। ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली, वेकेशन ट्रिप पे एक फैमिली गई जिन्होंने ख़रीदा 21.3 लीटर, 21.3 लीटर कितने पैसे में, 39 रुपीज़ में पर लीटर, यानी 1 लीटर उन्होंने 39 के हिसाब से, 39 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने पेट्रोल लिया। 21.3 लीटर, 21.3 लीटर लिया, और किस हिसाब से, 39 पर लीटर के हिसाब से, ठीक है ना। फिर आगे गए, जैसे होते हैं हम सफ़र शुरू करते हैं तो अपने शहर में सस्ता मिल जाता है, आगे जाके थोड़ा अजीब मुख्तलिफ, जैसे पहाड़ी इलाका आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा पेट्रोल महंगा होता है। तो वो आगे जब गए तो उन्होंने 18.7 लीटर डलवाया अपने गाड़ी में, किस हिसाब से, 42.92 के हिसाब से, 42.90 के हिसाब से 18.7 लीटर पेट्रोल डलवाया, ठीक है ना। यानी पहले 1 लीटर 39 के हिसाब से मिला अपने शहर में, आगे जाके किसी शहर में 42.90 पर लीटर के हिसाब से उनको पेट्रोल मिला, जो उन्होंने 18.7 मतलब डलवाया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे गए और 23.5 लीटर डलवाया, 23.5 लीटर डलवाया, और किस हिसाब से, 40.90 के हिसाब से। फिर आगे जाके कोई और शहर आ गया जो कोई पहाड़ी इलाका नहीं था, वहाँ पे फिर थोड़ा सस्ता मिला, लेकिन अपने शहर से फिर भी महंगा पेट्रोल मिला। पहले 39 रुपीज़ के हिसाब से मिला पर लीटर, फिर 42.90 के हिसाब से मिला पर लीटर, फिर कोई और शहर में जाके 40.90 के हिसाब से मिला। तो उन्होंने पहले जब 39 रुपीज़ पर लीटर था तो 21.3 लीटर डलवाया, जब 42.90 था तो जाहिर बात है उनको कम डलवाना चाहिए था, तो 18.7 लीटर डलवाया, और फिर 40.90 के हिसाब से उन्होंने 23.5 डलवाया, ठीक है ना। तो जब 40.90 बना तो वो पहले देख चुके थे कि पहले बहुत महंगा मिला था, तो उन्होंने ज़्यादा डलवाया पेट्रोल, 23.5 लीटर डलवाया ठीक है ना।
तो अब उसने कहा है कि आपने क्या निकालना है, ये सारा कुछ उसने बता दिया। फिर उसने कहा फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। आपने मीन प्राइस निकालनी है। मीन प्राइस से क्या मुराद है कि एवरेज प्राइस क्या निकली। देखो उन्होंने सबसे सस्ता भी डलवाया, फिर बहुत महंगा भी डलवाया, फिर दरमियाना भी डलवाया। तो अब वो सारा जो उन्होंने डलवाया वो एक सफ़र के अंदर था, सफ़र के अंदर था ना। तो जब वापस आए तो उन्होंने हिसाब किया कि हमें पर लीटर पेट्रोल पड़ा कितना है। तो ये सारा क्वेश्चन इसी बारे में है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ये जो पेट्रोल की क्वांटिटी वो हम W से कंसीडर कर रहे हैं, W से डिनोट कर रहे हैं, एंड प्राइस इज़ एज X से डिनोट कर रहे हैं। तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो W से डिनोट हो रही है, वो क्या है 21.3 लीटर, फिर 21.3 लीटर पेट्रोल मिला, फिर 18.7 मिला, फिर 23.5 लीटर हमने डलवाया। और X क्या है, वो प्राइस है जो 39.90 के हिसाब से डलवाया, फिर 42.90 के हिसाब से डलवाया, और फिर 40.90 के हिसाब से डलवाया। जो उस हमें क्वेश्चन में दे दिया था हमने इसको टेबल में यहाँ तक लिख लिया है। उसके बाद वाला काम बहुत ही आसान है। ये W है, ये X है, W को X से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर उठाओ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इन दो 23.5 को 40.90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आएगी। जब ये तीन वैल्यू निकल आए तो अब हमने समेशन निकालना है। समेशन से मुराद सम है। तो इसको और इसको, इन तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर दो कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2613.25। और इधर हमने समेशन W भी निकालना है। ये जो हमारे पास W दिए हुए हैं, यानी कि पेट्रोल की क्वांटिटी दी हुई है, पहले 21.3 लीटर डलवाया, फिर 18.7 डलवाया, फिर 23.5 लीटर डलवाया, इन सबको ऐड किया तो 635 टोटल लीटर बन गया, ठीक है ना। तो अब मीन के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास मीन के लिए फार्मूला है। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो, समेशन WX ओवर समेशन W। देखो WX से कोई मुराद नहीं है, आप यहाँ Y भी दे सकते हो, या यहाँ आप Z भी दे सकते हो, यहाँ Y भी दे सकते हो। तो फिर क्या होगा, हमारे पास Z और Y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर समेशन जो हमारे पास लीटर है W, उसका हमने सम निकाला है। तो ये फार्मूला आप याद कर लो, समेशन WX ओवर समेशन W। समेशन WX हमने निकाल ली है, वो है 2613.25, और समेशन W भी हमने निकाला, इनको ऐड करके वो है 63.5। तो इनको इसमें ऐड करें, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 41.15 रुपीज़ पर लीटर। ये जो मीन निकाला है, मीन निकालने का मकसद ये था कि सफ़र के इख्तिताम पे हम ये चेक करें कि हमें पर लीटर कितना पड़ रहा था, क्योंकि कहीं पे सस्ता मिला, कहीं पे महंगा मिला, कहीं पे दरमियाने में मिला। तो हमने जब मीन निकाला तो मीन हमें निकला 41.15 रुपीज़ पड़ रहा था पर लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया, यकीनन आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है, वो है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 years फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। उसने ये टेबल भी खुद से दे दी है, ईयर्स दिए हैं 2001, 2002, फिर 2003, 2004, इसी तरह जाते जाते 2010 तक, और फिर नीचे वैल्यूज़ दे दी हैं जो कि है 102, यानी 2001 में 102 है, 2002 में 108 है, इसी तरह 2010 में 230 है। ये मैंने ऐसे ही निशान लगा दिए हैं। तो बस बुक में आपके पास लिखे हुए हैं, हर साल का अलग से उसने वैल्यू दे दी है, ठीक है ना। ये उसने नहीं बताया एक ही चीज़ की वैल्यू है, क्या है। हो सकता है 2001 में जैसे गंदम का रेट होता है, 2001 में गंदम का रेट ये था, 2002 में गंदम का रेट 108 था, ऐसे ही चीनी का रेट, किसी चीज़ का रेट भी वो ये डाटा बना के दे सकता है, ठीक है ना। ये उसने नहीं मेंशन किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक डाटा गिवन है, साल गिवन है, फिर वैल्यू गिवन है, दूसरा साल गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, तीसरा साल गिवन है, फिर वैल्यू गिवन है, और बाद 2010 तक का ये पूरा डाटा दिया हुआ है। 2010 में भी वैल्यू दी हुई है जो कि 230 रुपीज़ है, ठीक है।
उसके बाद सोल्यूशन में हमने क्या निकलना है, हमने भी वही टेबल बनाना है। ईयर्स उसने दे दिए हैं 2001, 2002, 2003 और सो ऑन 2010 तक। उसके बाद वैल्यूज़ भी उसने हमें खुद ही क्वेश्चन में दे दिए हैं 102, 108, 130, 140 और कहाँ तक 230 तक। अब उसने कहा आपने निकालना ये है 3 ईयर्स मूविंग का, हमने फॉलोइंग डाटा 3 ईयर्स मूविंग निकालनी है। 3 ईयर मूविंग बहुत ही आसान है, मैंने ऊपर लिख दिया है 3 ईयर्स मूविंग। 3 ईयर मूविंग में 2 चीज़ें आते हैं, एक टोटल आता है और एक एवरेज आती है। 3 ईयर्स मूविंग हो, 4 ईयर्स मूविंग हो, 2 ईयर्स मूविंग हो, यानी कुछ भी हो तो हमने क्या करना होता है, उसमें अलग से 2 टेबल बना लेने होते हैं, एक टोटल का और एक एवरेज का। टोटल में क्या आता है, क्योंकि 3 ईयर्स की बात है तो ये जो 3 वैल्यू हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 102 को ऐड करो 108 में, 108 को ऐड करो 130 में, तो वो 340 ही बनता है। कैलकुलेटर उठाओ, इनको इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करो तो 340 बनता है। और जो एवरेज है वो कैसे निकलती है, 340 को आप 3 पे डिवाइड करते हो, ठीक है ना। तो 340 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो वो 113.3 आ जाएगी। बात समझ आई। 3 ईयर्स मूविंग की बात है, अगर 2 ईयर्स होता तो हम इन 2 को ऐड करते और ऐड करके एवरेज जब निकालते तो किस पे डिवाइड करते, 2 पे डिवाइड करते। 4 ईयर मूविंग होता तो 1, 2, 3, 4, इन 4 को ऐड करते, वो टोटल में आ जाता। और एवरेज में क्या आता है, इन 4 वैल्यूज़ की जो प्लस है उनको किस पे डिवाइड करते, 4 पे डिवाइड करते। यानी जो हमारे पास 3 ईयर मूविंग है तो 3 वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगी। 4 ईयर मूविंग है तो 4 वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल में लिखेंगे, फिर उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। तो ये 3 ईयर मूविंग है, इन 3 को ऐड किया 340 आया, 340 को 3 पे डिवाइड किया 113.3 आ गया। फिर आगे इन 3 को, ठीक है ना, अगली वैल्यू में पहले वाला छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये पहले वाले के ऊपर ऐसे ही निशान लगा दिए हमने। अब हमने कहाँ लिखा है, हमने पहले, दूसरे और तीसरे को जब ऐड किया है तो हमने दूसरे के सामने लिखा है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और ये चौथे को जब ऐड करेंगे तो ये तीसरे के सामने ही लिखेंगे 378। फिर 378 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह फिर इन 3 को ऐड किया, फिर इन 3 को ऐड किया तो इसके सामने लिखेंगे, दूसरे के सामने लिखेंगे। ये आप कैलकुलेटर उठाओ, पहली 3 वैल्यूज़ को ऐड करो, टोटल में लिखो, फिर 3 पे डिवाइड करके एवरेज के टेबल में लिख दो। इसी तरह अगली 3 वैल्यूज़ उठाओ, उनको ऐड करो तो उनको टोटल में लिखो और फिर उनको 3 पे डिवाइड करो और वो एवरेज के टेबल में लिख दो। इसी तरह ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि देखें, अब ये आखिरी 3 वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे तो ये 220 जो बीच वाली वैल्यू है उसके सामने लिखोगे, ठीक है ना। ये इन तीनों को ऐड करके 660 आया है। फिर 660 के सामने जब 660 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 220 आंसर आया। बस मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, आप बिल्कुल सामने लिखो। इन 3 को ऐड करके बीच वाले के सामने लिखो, फिर 660 को 3 पे डिवाइड करो तो उसके बिल्कुल सामने लिखो 220, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया है। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई है। कोई क्वेश्चन अगर आपको जहन में हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।